नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइंड स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट के गाइडलाइन, प्रोजेक्ट टॉपिक किस तरीके से सिलेक्ट करें, उसके क्या-क्या गाइडलाइंस है, एनएमआईएमएस यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी से क्या गाइडलाइंस है या फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के क्या गाइडलाइंस होते हैं। जो पहले वीडियो मैंने प्रोजेक्ट गाइडलाइन पे बनाया था, उस पे और इस पे क्या डिफरेंस है, साथ ही असाइनमेंट्स के क्या गाइडलाइंस है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कैमरे में आने का कारण मेरा आज ये भी है कि मैं आज आपको मेरे चैनल का एक विज़न भी बताने वाला हूँ, चैनल मैंने क्यों बनाया और चैनल का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन भी देने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और आप लोग हमारे चैनल के साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हो। लेकिन शायद मुझको लगता है कि आप सभी को मेरे चैनल का विज़न के बारे में प्रॉपरली क्लियर नहीं है कि मेरा क्या कारण है चैनल पे वीडियोज़ डालने का, असाइनमेंट से रिलेटेड या फिर कोई भी डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे और दूसरा हम लोग कोई भी टॉपिक के ऊपर डिस्कस नहीं करने वाले कि आपके असाइनमेंट में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। हालांकि नेक्स्ट आने वाले सारे वीडियोस में जो भी जून साइकिल होगा या फिर उसके नेक्स्ट साइकिल में जो भी होगा, उन सभी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो के अंदर। और साथ ही अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोज़ भी अब हम लोग कंटिन्यू स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के गाइडलाइन के ऊपर जाने से पहले मैं आप सभी को चैनल का थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। दोस्तों, मैंने ये चैनल 2018 में बनाया था। जब मैं कहीं पे ट्रैवल कर रहा था और वहाँ पे जब मुझको सुनने को मिला था कि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन समहाउ पढ़ नहीं पा रहे, चाहे वो फिनेंशियल इशूज़ हो या फिर कोई काम का प्रेशर हो या फिर कुछ भी अलग अलग चीज़ों से नहीं पढ़ पा रहे। तो इस पर्पस पे मैंने ये काफ़ी टाइम से सोचा कि चलो कुछ कुछ किया जाए, कुछ किया जाए, कुछ किया जाए। तो फिर मैंने यहाँ पे चैनल बनाया। चैनल बनाने के बाद मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट किया सारे सब्जेक्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट। तो मैंने यहाँ पे पहले मोटो सेलेक्ट किया कि मेरे को कौन से मोटो पे वीडियोस बनाने हैं। तो मैंने कॉमर्स सेलेक्ट किया क्योंकि मैं भी एक कॉमर्स बैकग्राउंड का और जिसका नॉलेज मेरे को है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता कि मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, जो मैं जानता हूँ वो आपके सामने आके शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, तो इसी पर्पस पे मैंने 2018 पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया, चैनल को स्टार्ट किया और वीडियो बनाते बनाते आज आप सभी का सपोर्ट से आज चैनल पे 4000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गया है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग और भी ज़्यादा इस चैनल पे सपोर्ट करो। दोस्तों, असाइनमेंट की वीडियो अभी दो साल पहले से मेरी आनी शुरू हुई है, जहाँ पे मैं रेफरेंस वीडियोस बनाता था। लेकिन इसके साथ साथ जब मैं सब्जेक्ट्स के वीडियो बनाता था, लेकिन उसके साथ साथ सब्जेक्ट के वीडियो बनाने के साथ साथ मैं पेड असाइनमेंट्स बनाता था। उस टाइम पे मैं रेफरेंस नहीं डालता था। उस टाइम पे मैं लगा हुआ था कि ठीक है, चलो एक बार अपना कम्युनिटी को क्रिएट करें। तो उस चीज़ में मैं लगा हुआ था। तो दोस्तों, तो उस चीज़ से भी मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ, काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी, काफ़ी चीज़ें मैंने समझी और दोस्तों को, दूसरों को शेयर भी किया, उन्हें समझाया। डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए हमने काम किया है। अब दोस्तों, यहाँ पे बात ये होता है कि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के मैंने तो वीडियोस बनाए हैं और भी आगे आगे मैं वीडियोस बना रहा हूँ। अगर आप लोग के जो यूनिवर्सिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, चाहे वो किसी भी स्पेशलाइजेशन का हो, आप बेफिक्र मुझको मेल कर सकते हो। नीचे आपको मेरा मेल आईडी दिख जाएगा, mayansaw8928@gmail.com। और नीचे हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हो और हमसे कनेक्ट होने के बाद आप लोग अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हो। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो किसी स्पेशलाइजेशन को लेकर हो या फिर किसी सब्जेक्ट के पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेकर हो या फिर आपके असाइनमेंट या फिर आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो। दोस्तों, वीडियो यूट्यूब पे तो हम लोग का आ रहा था, लेकिन साथ में अब हम लोगों ने एक नया सर्विस भी स्टार्ट किया, जिसको मैंने सोचा कि अब उसको एक ऑफिशियल पॉइंट पर लेकर जाए। यूट्यूब चैनल तो मेरा एक ऑफिशियल पॉइंट था ही, लेकिन अब मैंने यूट्यूब के साथ साथ अब अपना खुद का वेबसाइट भी बनाया है, जहाँ पे आप लोग www.mayanstudypoint.com पे जाके आप लोग विजिट कर सकते हो। वहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट उनके गाइडलाइंस के बारे में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डालूंगा। अभी उस वेबसाइट पे काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स जो है, काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स जो है, जैसे कि आप लोग सभी मेरे जो फैमिली हो आप लोग, तो आप लोग काफ़ी लोग ना NMIMS की तरफ से हो, तो मैंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अभी NMIMS को दे रखा है। इसलिए वहाँ पे आपको अधिकतर NMIMS के असाइनमेंट्स के वीडियोस या फिर उनके सैम्पल प्रोजेक्ट्स या फिर उनके असाइनमेंट्स या फिर उनके सैम्पल असाइनमेंट्स या फिर उनके पीडीएफ्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको मेरे पीडीएफ, मेरे जो मेरे बनाए हुए जो मेरे हैंडमेड पीपीटीज़ है या तो फिर पीडीएफ्स है, जो मैंने
प्रीवियस अपने लेक्चर्स में पढ़ाए हैं, उन सभी लेक्चर का PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा PDF सेक्शन के अंदर। दोस्तों वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर डाला है ताकि आपको दूसरी किसी जगह पे जाने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि आपको हर तरह का सुविधा मेरे उसी वेबसाइट पे मिल जाए, चाहे वो आपके असाइनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक डाउनलोड कैसे करें या फिर क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। हर चीज़ों के ध्यान में रखते हुए मैंने ये सारी चीज़ें बनाई है, जिसके अंदर आपको एक अच्छा गाइडलाइन भी बता रखा है मैंने। अब गाइडलाइन के अंदर जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ और जो वहाँ पे होगा लगभग सब सिमिलर होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। आप चाहो तो आप मेरे वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो। और साथ ही दोस्तों वहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया है कि प्रोजेक्ट्स के टॉपिक किस तरीके से आएंगे, किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, हमारा जो डिफरेंट सर्विसेज होगा वो किस तरीके से होगा, आप अपना यूज़र आईडी कैसे बना रहे हो, उसमें हर चीज़ का डेमो दिया हुआ है। दोस्तों वेबसाइट बनाने का मेरा बैकग्राउंड क्या था, क्योंकि मेरा थॉट ये था कि मैंने काफ़ी टाइम पे ऐसे स्टूडेंट से मैं कनेक्ट हुआ हूँ जहाँ पे वो लोग एक फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। उन लोगों का कहना है कि सर मैंने कई किसी को XYZ को सम मच ऑफ अमाउंट मैंने पे किया, लेकिन पे करते ही उसने मुझको ब्लॉक कर दिया, या फिर कुछ ऐसा हो गया कि मतलब उसने असाइनमेंट्स तो दिए लेकिन सेम असाइनमेंट उसने किसी और को दे दिया, या फिर सेम प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया और उस चक्कर में मेरे को बैकलॉग मिल गया, या फिर वो लोगों ने फ्रॉड कर दिया। या फिर अगर बैकलॉग मिल गया, पहले तो बोलते हैं कि बैकलॉग अगर आ जाता है तो आपका मैं फिर से क्रिएट करके दे दूंगी या दे दूंगा, लेकिन वो करके नहीं देते हैं, वो उल्टा ब्लॉक कर देते हैं या फिर कनेक्शन दूर कर देते हैं। तो मैंने इन सभी चीज़ों को देखते हुए काफ़ी टाइम पे मेरे दिमाग में चल रहा था कि नहीं, मैं अपने व्यूवर्स को किसी भी तरह के फ्रॉड से जूझने नहीं दूंगा। वो लोग जब अपना पैसा लगाकर MBA या फिर BA या फिर BBA या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन PhD कुछ भी जो भी कर रहे हैं, उनको कहीं से भी उनके पैसे का बर्बादी ना होने दूँ। उनको फुल हैंड्स ऑन क्लियर करवाओ, चाहे उनके लिए मेरे को जितना भी एफर्ट्स देना पड़े मैं ये दूंगा, मैं करूँगा। तो इसी चीज़ का विज़न लेते हुए मैंने सबसे पहले चैनल बनाया जिसमें मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। पढ़ाते पढ़ाते ऑफलाइन मैंने असाइनमेंट्स डिफरेंट ऑफलाइन यूनिवर्सिटीज़ के, चाहे मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ या नागपुर यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ या महाराष्ट्र यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे ऑनलाइन आया। ऑनलाइन आके फिर मैं आप लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश किया और ऑनलाइन भी मुझको आप लोग की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है और इसका मुझको बहुत बहुत खुशी है और मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझको इस लायक समझा कि आप लोगों ने मुझको यहाँ तक सपोर्ट किया। और मैं चाहता हूँ कि और भी ज़्यादा आप लोग मेरे चैनल को और मुझको इसी तरीके से सपोर्ट करो। दोस्तों अब ये तो रह गया कि मेरा विज़न क्या था, मेरा पर्पस क्या था कि वेबसाइट बनाने का या फिर चैनल बनाने का, कि मैं इसमें उन लोगों को मदद कर सकूं जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है या फिर जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है कि वो कुछ पढ़ पाए या फिर वो कुछ सीख पाए। क्योंकि अभी दोस्तों हाल फिलहाल में आप लोग मेरे इंस्टाग्राम से कनेक्ट रहे होगे, तो वहाँ पे मैंने एक स्टोरी डाला था और कभी कभी इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं ना कहीं अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता हूँ, जहाँ पे मैंने ये भी डाला था कि मैं कहीं पे अभी हाल फिलहाल में मैं मुंबई गया था। तो मुंबई में मैं जहाँ पे हेयर कट करवा रहा था, वहाँ पे एक मुझको अननोन पर्सन ऐसा मिला कि उसने कहा कि सर मैंने आपको कहीं देखा है। तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ देखा है, मैं तो यहाँ पे इस सैलून में पहली बार आया हूँ। तो वो कहते हैं कि सर पता नहीं, लेकिन मैंने कहीं तो आपको देखा, आपका चेहरा कहीं कहीं तो देखा सा लग रहा है। तो मैं बोला होऊंगा कि मतलब भाई मैं सोशल मीडिया में रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कभी दिख लिया होगा या म्यूचुअल फंड्स में कहीं पे ऐसा दिख रहे होंगे। तो वो कहता है कि नहीं सर मैं इंस्टाग्राम पे तो उतना नहीं हूँ, लेकिन कहीं तो आपको देखा है। तो फिर मैंने लास्ट में जब देखा कि वो जब ये दावा कर रहा है कि कहीं ना कहीं तो उसने देखा है, तो फिर मैंने उसे अपने चैनल का नाम लिया कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल है माइंड स्टडी पॉइंट। तो वो बिल्कुल ही सरप्राइज हो गया और कहता है यस सर, ये सर मैंने आपको वहीं पे देखा है। वो उसी टाइम पे अपने फ़ोन पे ओपन करके अपना मतलब यूट्यूब चैनल पे मेरे को दिखा रहा है कि सर देखो मैं आपके सब्सक्राइबर हूँ, ऐसा ऐसा। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि लोग, अब जब मैं कहीं जाता हूँ तो लोग देखते हैं, लोग पहचानते हैं, लोग कहते हैं अरे सर आपका वीडियो मैं देख रहा हूँ। तो इससे ये पता चल रहा है कि लोग, जो मैं विज़न लेकर चल रहा था, लोग उस विज़न पे है, मेरे उस विज़न पे लोग
है और उसको फॉलो कर रहे हैं। काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ के ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं जिन्होंने मेरे लेक्चर्स को देख के टॉप किया है। काफ़ी स्कूल्स के बच्चे जिनको स्कूल में काफ़ी अच्छा मार्क्स मिला है, जो पहले बहुत ही ख़राब थे मैथमेटिक्स के। जैसे कि आप मेरे इंस्टाग्राम रील्स देखोगे तो वहाँ पे मैथमेटिक्स के मैं शॉर्ट वीडियोस डालता था। तो मुझको तो ऐसे देखने को लगता था कि नहीं यार, लोग नहीं देख रहे हैं या फिर सपोर्ट नहीं मिल रहा। लेकिन उनमें से जो अगर मेरे वीडियोस को 100 लोग देख रहे हैं, 100 लोग में 90 लोग अगर रिप्लाई नहीं भी कर, लेकिन उन 10% का रिप्लाई जब आता था मेरे मैसेज पे कि सर मैंने आपके वीडियो से अपने स्कूल में जहाँ पे मुझको ये बोला गया था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, जहाँ पे मेरा नंबर इतना कम आया था, वहाँ पे आपके वीडियोस के थ्रू मेरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला और मैंने अपने आप को, अपने ग्रेड को इम्प्रूव किया है। मेरे घर वाले काफ़ी खुश हैं। चाहे मैं दिल्ली की बात करूँ, चाहे मैं वेस्ट बंगाल की बात करूँ, चाहे मैं मुंबई की बात करूँ, काफ़ी लोग अलग अलग जगह से लोगों के मेल्स या फिर अप्रोचेज आते हैं कि सर आपके वीडियो के थ्रू ऐसे ऐसे हुआ है। तो मुझको काफ़ी खुशी मिलती है ये देखते हुए, और आप लोगों के भी कमेंट्स पढ़कर मुझको काफ़ी खुशी होती है कि आप लोग कमेंट कर रहे हो और आस्क कर रहे हो कि सर इस साइकिल की वीडियो बना दो, सर उस साइकिल की वीडियो बना दो, ईमेल भेज रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हो। मतलब कि कई बार ऐसा लगता है कि भाई मैंने अभी बनाया, नेक्स्ट अभी इसके लिए बनाना है, फिर उसके लिए बनाना है, और इस चक्कर में काफ़ी टाइम पे ऐसा हो जाता है कि इतने सारे मैंने वीडियो बना दिए, इतने सारे मेरे को रिक्वेस्ट आ गए हैं कि कभी कभी कुछ लोगों के, मतलब जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स जैसे ही हो, तो आप लोग जो है, आप लोगों के मैं कमेंट मिस कर देता हूँ। आप लोग देखे भी होंगे काफ़ी टाइम पे मैं काफ़ी लेट कमेंट पे रिप्लाई करता हूँ, या फिर रिप्लाईज टेक्स्ट पे रिप्लाईज काफ़ी लेट आ जाती है। तो यही कारण रहता है कि मुझको, मैं रेगुलर रहता हूँ, किसी ना किसी काम पे रह रहा हूँ, उसके ऊपर डाल रहा हूँ कुछ ना कुछ, उसकी तैयारी पे चल रहा हूँ। तो उस बीच मुझको टाइम नहीं मिल पाता और मैं आप लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो खैर, ये सब तो चीज़ें चलती रहती है और मैं इसे इम्प्रूव कर भी रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे यही सब चीज़ था जो मैंने सोचा कि एक बार आपको अपने विज़न के बारे में, अपने चैनल के विज़न के बारे में, और मैंने जो अभी अभी वेबसाइट बनाया उसके विज़न के बारे में आपको बता दूँ। हाँ दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने वेबसाइट के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि वेबसाइट बना रहा हूँ या फिर चैनल पे काम कर रहा हूँ, तो अब ये काम जो हो गया है, ये किसी एक सिंगल पर्सन का नहीं रह गया है। तो अब इसके लिए मेरे पास एक टीम आ चुकी है, जो एक वेबसाइट जो डेवलप कर रही है, वो एक टीम है। और जो उस वेबसाइट के अंदर जो भी असाइनमेंट्स बनाएंगे या जो भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो दोस्तों मेरा एक ये भी विज़न था कि अगर मेरा चैनल बाय एनी चांस इम्प्रूव हो रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि नौकरी देने वाला बनूँ, नौकरी करने वाला नहीं। तो यहाँ पे मेरा एक और विज़न रह रहा था, जो मतलब उस टाइम पे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, मैं इंडिविजुअली चलाऊँगा। लेकिन अब जब मेरे पास अब अपनी टीम है, तो मैं अपनी टीम के साथ, टीम यानी कि जो जिनको मैं अब अपने लिए अपने साथ काम करवाता हूँ, कि अगर मैं कहीं पे फंस गया या फिर कहीं पे बिज़ी हूँ या किसी दूसरी चीज़ों में बिज़ी हूँ, तो वहाँ पे अब मेरे बैकअप में वो सारे एजुकेटेड पीपल काम करते हैं। आपके प्रोजेक्ट्स या फिर आपके असाइनमेंट्स या फिर आपके सॉल्यूशंस जो भी है वो देते हैं। और काफ़ी ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जिन लोगों ने मतलब मुझसे सर्विसेज लिया, और एक एक टाइम पे मुझको काफ़ी सारे ऐसे लोग आते हैं कि सर मुझको भी चाहिए, मुझको भी चाहिए, मुझको भी चाहिए। तो एक बंदा को ऐसे हर किसी का असाइनमेंट या फिर प्रोजेक्ट बनाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो उस बीच में मैंने कुछ कुछ लोगों को, यानी कि अपनी एक टीम बना ली है, और टीम के साथ अब हम लोग काम करते हैं। साथ में क्या होता है कि उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, जो कुछ वक्त तक बेरोज़गार अपने आप को कह रहे थे कि नहीं मैं अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा हूँ, काम नहीं है मेरे पास, या फिर काम नहीं मिल रहा, मैंने इतना सारा पढ़ाई कर लिया लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। तो उनको मेरे चैनल की तरफ से और आप लोग की तरफ से सपोर्ट मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। आप लोग आते हो हमें, और क्लाइंट, हमारे पास क्लाइंट बनकर आते हो, आप लोग हमें अपॉर्चुनिटीज़ देते हो, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करके हम लोग उनके घर चला रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक छोटा सा चैनल इतना इतना बहुत बड़ा स्तर पे तो नहीं, लेकिन एक छोटा सा स्तर पे काम कर रहा है और लोगों को उनके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहा है, ताकि वो भी अपने घर पे बता सके हाँ मैं भी कुछ अर्न कर रहा हूँ। जहाँ तक वो सुनने को मिलता था कि बस बैठे हुए हो, कोई काम नहीं मिल रहा, जो हार चुके थे, जो डिमोटिवेट हो चुके थे अपने लाइफ से, तो ये सारी चीज़ें हमको आपके तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से उनको मिल रहा है। तो ये गुड न्यूज़ मैं आपको भी बताना चाहता था।
तो दोस्तों ये तो काफ़ी बात हो गया हमारे चैनल के बारे में, हमारे विज़न के बारे में। अब बात करते हैं जो हमारा वीडियो का मेन पर्पस है, वो है प्रोजेक्ट गाइडलाइन और अपने असाइनमेंट की गाइडलाइन के ऊपर। तो प्रोजेक्ट गाइडलाइन से पहले मैं असाइनमेंट की कुछ गाइडलाइन के बारे में बात कर देता हूँ। तो दोस्तों हर साइकिल में, हर साल, हर बार, हर वीडियो में मैं तो बताता ही रहता हूँ कि भाई तुमको असाइनमेंट्स ऐसे बनाने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं। लेकिन इस बार मैं सोचा कि एक और पर्टिकुलर वीडियो बना दूँ ताकि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, वो उसे अच्छे से समझ लें और आगे जो भी क्वेश्चंस हो कि सर ये क्या करना है, वो क्या करना है, वो सारे क्वेश्चंस उनके इसी वीडियो में क्लियर हो जाए। उनके बाद उस चीज़ से रिलेटेड उनका कोई सवाल ना उठे। और आगे भी मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करना, चैनल को ग्रो करो, आप भी ग्रो हो, चैनल को भी ग्रो करो, दूसरों को भी ग्रो करो, ताकि दूसरों तक आप इस वीडियो को पहुंचाओगे तो दूसरों को भी मदद मिलेगी और वो भी ग्रो होंगे। तो अपना भी भला करो, दूसरों का भी भला करो। तो यही पर्पस पे हम लोग चलते हैं। तो अब असाइनमेंट की बात करें तो दोस्तों, आप चाहे एनएमएमएस से हो, चाहे सिम्बायोसिस से हो, चाहे वो इग्नू से हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आईआईएम से ही क्यों ना हो। अब आप में से काफ़ी लोगों का कमेंट आएगा, सर आईएम तो आप रेगुलर का बात करो। नहीं दोस्तों, आईएम आज के टाइम पे ऑनलाइन भी क्लासेस देते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स भी देते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो ऑनलाइन कर रहे हैं और ऑनलाइन अब उनका ऐसा नहीं होता कि एमबीए वो लोग 2 साल के लिए ऑनलाइन करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो लोग पर्टिकुलर कोई कोर्स करवा रहे हैं, चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट का हो या फिर किसी भी XYZ का हो, कोई एक प्रोफेसर को लेकर। तो उस पर्पस में भी चलता है, उनका भी असाइनमेंट्स रहता है, उनके भी पीपीटीज रहते हैं, जिसमें से एक मैं भी कर रहा हूँ आईआईएम की तरफ से। इसके बारे में मैं बाद में आता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है और आप पता है कि आप लोग उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में से एक में से हैं। तो क्या है कि असाइनमेंट के जो गाइडलाइंस होते हैं वो लगभग हर यूनिवर्सिटीज़ के सेम होते हैं। पहला तो ये होता है कि आपको जो गाइडलाइन दिया हुआ है आपके, अगर मैं एनएमआईएमएस की बात करूँ पर्टिकुलर, जैसे मैंने भी बताया कि एनएमआईएमएस को लेकर मैं थोड़ा सा ज़्यादा भी चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी एनएमआईएमएस से ही एमबीए कंप्लीट किया है। वो मत पूछना वो मैंने कैसे किया है, क्या किया है, रेगुलर में किया है, डिस्टेंस में किया है, क्योंकि मेरा दोनों मोनो था। तो इस चीज़ पे हम लोग बाद में आते हैं, ये एक अलग स्टोरी है। मैं कभी आपको आऊँगा लाइव पे या किसी वीडियो पे तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या स्टोरी है। तो यहाँ पे ऐसा है कि जो आपके एनएमआईएमएस के गाइडलाइंस है, जिसमें आपको फॉन्ट साइज से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे आपको फॉन्ट साइज को बोला गया है कि 12 रखने। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 14 रख दिए, 16 रख दिए, 17 रख दिए। दोस्तों मैंने सिर्फ अभी असाइनमेंट का बात किया, प्रोजेक्ट इसमें इन्वॉल्व मत करना। तो असाइनमेंट में इसमें क्या है कि असाइनमेंट का जो फॉन्ट साइज है ना वो 12 रखिए। साथ में प्लैग फ्री, काफ़ी लोग का इशू होता है कि प्लैग फ्री का मतलब क्या होता है। कॉपी केस क्या है, यहाँ तो CRM वाले या फिर कोई भी वाले मतलब काउंसलर्स ये बोलते हैं कि 20% चलेगा, एनएमआईएमएस ने बोल रखा है 10% चलेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। आप अपना असाइनमेंट जब बना रहे हो, जब आप अपना एफर्ट्स दे रहे हो, तो उसे 0% बनाइए। 1% भी कॉपी आने मत दीजिए, प्लैगरिज्म आने मत दीजिए। अब कॉपी या प्लैगरिज्म कैसे आते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन है, चलो चैट जीपीटी पे जाओ, ये लिखो और आ गया। नहीं, चैट जीपीटी यूज़ मत कीजिए, क्योंकि चैट जीपीटी यूज़ करने वाले सिर्फ आप अकेले बंदे नहीं हो, काफ़ी लोग हैं। और दूसरा ये कि चैट जीपीटी हमेशा आपको सही आंसर्स नहीं देता है, वो गलत आंसर्स भी देता है। अगर हम लोग न्यूमेरिकल की बात करें तो 100% वो काफ़ी टाइम पे गलत आंसर्स ही देता है। मैं ये यूज़ किया हूँ, मतलब यूज़ इन द सेंस कि मैंने इस पर कुछ ऐसे टाइम पे एक्सपेरिमेंट्स की थी, कुछ ऐसे चीज़ें एक्सपेरिमेंट की है जहाँ से मुझको जो इसका आंसर है, इसका जो कंक्लूज़न है वो मुझको सही नहीं लगा, वैलिड नहीं लगा। तो यहाँ पे मैं जो हूँ, बाकी मेरे जो एजुकेटेड पीपल है, जो मेरी टीम में जो लोग काम कर रहे हैं, वो काफ़ी हाई क्वालिफाइड है। कोई CA है, कोई CMA है, कोई कुछ है, कोई MBA है, कोई डबल MBA है। तो उन सभी का भी यही मानना है कि चैट जीपीटी इज़ नॉट अ राइट थिंग टू प्रिपेयर एनी असाइनमेंट्स आंसर और प्रिपेयर एनी प्रोजेक्ट्स लाइक, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डल तो बना रही है, बाय माइंडसेट आपको डल तो बना रही है, साथ में आपके प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स भी खराब कर रही है। क्योंकि आप लोग MBA मास्टर्स में आ चुके हो और मास्टर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में मदद करने वाला है। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए आप अपने असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स बनाइएगा। तो प्लैग की बात करें तो आप लोग डेटा कहीं से भी उठाओ, चाहे अपने बुक से उठाओ, चाहे एनएमआईएमएस के बुक से उठाओ,
चाहे आप वो गूगल से उठाओ, चाहे याहू से उठाओ, कहीं से भी उठाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैगजीन से उठाओ, कोई दिक्कत नहीं, बस वो आपके वर्ड में होना चाहिए। कहीं पे अगर ऐसा लिखा है कि माई नेम इज मयंक साव, तो आपको अपने वर्ड में ऐसे नहीं लिखना, चलो सर ने तो बोला कॉपी नहीं करने, तो हम लोग उसे अपने वर्ड में लिख देते माई नेम इज मयंक साव, नहीं, अपने वर्ड में लिखने का मतलब है कि उसे चेंज करके लिखना है। कहीं पे अगर माई नेम इज मयंक साव लिखा हुआ है तो वहां पे आपको लिखना है आई एम मयंक साव, या फिर आई एपोस्ट्रोफी एम मयंक साव, ऐसे, या फिर इसी तरीके से आपको चेंज करके लिखना है। ओके, तो ये था प्लैगरिज्म को किस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब प्लैगरिज्म फ्री किस तरीके से असाइनमेंट बना सकते हैं। दूसरा, असाइनमेंट के अंदर, असाइनमेंट की अभी मैं गाइडलाइन बात करूंगा, तो जब तक मैं प्रोजेक्ट का नाम ना ले लूँ तब तक सोचिएगा, वो जो भी गाइडलाइंस मैंने बताए वो असाइनमेंट के ऊपर है। अब दूसरा कि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं कि मुझको फोटोज़ लगाना है या डायग्राम लगाना है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जहाँ पे डायग्राम का यूज़ करना है, फिर फोटोज़ का यूज़ करना है। तो दोस्तों, फोटोज़ यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो फोटोज़ नॉन कॉपीराइट होना चाहिए। कॉपीराइट फोटोज़ यूज़ मत कीजिए। आप डायरेक्टली गूगल कर लीजिए कि इस टॉपिक के ऊपर नॉन कॉपीराइट इमेज चाहिए, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो मत लगाइए। डायग्राम भी सेम थिंग, अगर खुद से बना रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको पूछ लिया जाए कि ठीक है, डायग्राम जो बना रहे हो उस डायग्राम का कैलकुलेशन तुमने किस तरीके से क्रिएट किया है। काफ़ी टाइम पे, काफ़ी पुराने साइकिल पे ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। मैंने बताया ना, मैंने ऑफलाइन भी काम किया, तो मैंने देखा है NMIMS के भी काफ़ी टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं कि जो डेटा तुमने यूज़ किया वो डेटा बताओ। तो सिंपल यही है कि आप लोग कॉपी पेस्ट करने मत जाइए, चाहे डायग्राम हो, चाहे वो किसी तरह पिक्चर हो। अब बात करते हैं फॉन्ट साइज़ की। काफ़ी स्टूडेंट्स का मैंने सुना है कि सर कोई भी यूज़ कर लो, एरियल यूज़ कर लो, कैलिब्री यूज़ कर लो, या फिर अर्बन यूज़ कर लो, टाइम्स न्यू रोमन यूज़ कर लो, कुछ भी, ऐसे नहीं चलेगा। प्रोफेशनली जो होता है वो एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन होता है। और आपके यूनिवर्सिटीज़ में भी, यहाँ तक कि IIM के यूनिवर्सिटीज़ में भी यही बताया गया है कि आपको जो फॉन्ट यूज़ करना है वो या तो एरियल होगा या तो फिर टाइम्स न्यू रोमन होगा, तो इन दोनों में ही आपको यूज़ करना है। दूसरा, आप एक्सटर्नली ये कर सकते हो कि आप अपना पेज लेआउट का मार्जिन जो है वो कम कर सकते हो, यानी कि नैरो कर सकते हो। आपका जो नॉर्मल डिफॉल्ट मार्जिन होता है A4 का, उसको छोटा करके नैरो कर लो साइड से। दूसरा कि आप अपना सेंटेंस जो लिख रहे हो, काफ़ी टाइम पे आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा कुछ ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा, ऐसा ऐसा, तो आप उसको अलाइन कर सकते हो। होम बटन में आके अलाइन कर दोगे, अच्छा दिखेगा। दूसरा कि आप अपने सेंटेंस में गैप दे सकते हो। सेंटेंस गैप यानी कि अगर आप होम बटन में आप देखोगे तो जहाँ पे आपका पैराग्राफ दिख रहा है वहाँ पे आपको सेंटेंस गैप दिखेगा, वहाँ पे आपका 0.5 सेलेक्टेड होगा, आपको वहाँ पे 0.25 सेलेक्टेड होगा, आपको वहाँ पे 1.5 या फिर 0.5 सेलेक्ट कर लेना, ताकि मतलब आपके हिसाब से एक डिसेंट गैप, सेंटेंस गैप आप दे सकते हो। दूसरा कि आप किसी भी सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स का मैंने देखा है, मैंने खुद देखा है कि भाई उन लोगों ने येलो कलर से, ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया, ग्रीन कलर से ही लिख दिया, नहीं चलेगा। ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। आपको हाईलाइट करना है किसी चीज़ को तो बोल्ड कर दीजिए, ये काफ़ी है। कलर यूज़ मत कीजिए जब तक बोला ना जाए। आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन में जब तक बोला ना जाए तब तक किसी भी तरह का कलर यूज़ मत कीजिए। दूसरा कि आप अपने लिखने का पैटर्न चेंज कीजिए। काफ़ी सारे ऐसे होते हैं कि 1000 वर्ड्स है तो एक पैराग्राफ में लिख देते हैं, नहीं, आपको नंबर कभी नहीं मिलेगा अच्छा। अगर 1000 वर्ड भी लिख दे रहे हो, 1100 वर्ड भी लिख दे रहे हो, तो भी आपको नंबर अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा काम, NMIMS का काम आंसर देखना तो है ही, साथ ही आपको ये भी दिखाना है कि आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। तो प्रेजेंट करने पे भी आपको नंबर मिलता है, जो हिडन नंबर्स होते हैं। 10 आउट ऑफ 10 आपको तभी मिलेगा जब आप उसे अच्छे से प्रेजेंट करो। तो प्रेजेंट करने के लिए आंसर पैटर्न आप क्या यूज करोगे? इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन। इन पैटर्न में आप आंसर लिखो। आपके 10 में से 8-9 नंबर कहीं नहीं गए, मिलेंगे जरूर। एक नंबर कहीं ना कहीं हो सकता है कि कहीं मिस हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है, लेकिन 10 में से 8-9 तो 100% है। और मैंने ये चीज़ देखा भी है, मैंने खुद किया है, मेरे जो टीम मेंबर्स हैं उन लोगों ने किया है, और सभी को अच्छा रिजल्ट मिला है। सभी को जितने भी रिजल्ट्स मिले हैं सभी को 25, 28, 29। रेयर किसी में ऐसा कुछ हुआ जो नया नया मैंने बनाया या फिर उन लोगों ने नया नया पे काम किया
तो 17, 18, 19, 20 ऐसे मिला है। बाकी उसके बाद जिन लोगों ने काम किया, इम्प्रूवमेंट अच्छा खासा मुझको दिखा है, रिजल्ट अच्छा खासा दिखा है। दूसरा ये कि आप जो पैटर्न लिख रहे हो, अगर थ्योरी पैटर्न में लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन, न्यूमेरिकल में लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन, कैलकुलेशन और कंक्लूजन। अब आखिरी पॉइंट असाइनमेंट का, कि आप जो भी आंसर लिख रहे हो उसका रेफरेंस लिंक कहीं से अगर आप लिख रहे हो देखकर, तो उसका रेफरेंस लिंक शेयर मत कीजिए, ये सही नहीं है। रेफरेंस लिंक वो लोग बोलेंगे शेयर कर दो, नहीं करना है, क्योंकि NMIMS या फिर दूसरी यूनिवर्सिटी काफ़ी टाइम पे अपने बताए हुए पॉलिसीज़ पे भी रिलाई नहीं करते हैं। वो लोग बोलते कुछ है और करते कुछ है। आप दे दोगे लेकिन फिर बाद में आप ही फंस जाओगे। तो फंसने से अच्छा है, अपना टाइम खराब करने से, अपना एफर्ट खराब करने से अच्छा है वो चीज़ करे ही ना। तो आप किसी भी तरह का लिंक शेयर मत करना, और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर मत करना, चाहे आपके वो बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, जो फीमेल बेस्ट फ्रेंड हो या मेल बेस्ट फ्रेंड हो, किसी मेल का फीमेल बेस्ट फ्रेंड हो या फीमेल का मेल बेस्ट फ्रेंड हो, शेयर नहीं करना है। अगर आप लोग साथ में काम कर रहे हो, अपने साथ पढ़ाई कर रहे हो, तो असाइनमेंट हो या प्रोजेक्ट हो, हाँ गाइडलाइन शेयर कर दो कि ऐसा ऐसा चीज़ है, मैंने ऐसे ऐसे बनाया है, लेकिन आंसर शेयर नहीं करना है, चाहे वो जितना भी आपका क्लोज क्यों ना हो। क्योंकि ऐसा नहीं बोल रहा कि ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट है, लेकिन अगर समहाउ उसने किसी एक लाइन को आपका कॉपी करके ही लिख दिया तो आपको भी कॉपी आ जाएगा, उसको भी कॉपी आ जाएगा, आप भी फंसोगे, वो भी फंसेगा, आपको भी 0 मिलेगा, उसे भी 0 मिलेगा, और नेक्स्ट सेमेस्टर में या फिर नेक्स्ट साइकिल में आपको फिर से असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। तो सिंपल इज दैट कि नहीं करना है, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जहाँ से हमें कॉपी आने का कुछ भी लोचा रहे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए अपने आंसर्स को लिखिएगा। बाकी आपको फिर पीछे देखने का जरूरत नहीं है, आपका असाइनमेंट क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, कि जहाँ पे वर्ड लिमिट है 1000 वर्ड लिमिट और 500 वर्ड लिमिट, 10 मार्क्स और 5 मार्क्स, वहाँ पे आप लोग मिनिमम वर्ड 900 लिख सकते हो और मैक्सिमम 1100 लिख सकते हो। इससे ज़्यादा मत लिखिए, 1100 वर्ड से ज़्यादा लिख दोगे तो काफ़ी मैक्सिमम हो जाएगा, और शायद कॉपी चेकर आपको कॉपी चेक ना करे। तो 1100 वर्ड इज इनफ और 900 वर्ड इज इनफ। इससे कम आप लिखोगे तो नंबर कम ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नंबर देंगे ही नहीं, नंबर कम मिलेगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि 900 वर्ड या फिर 1000 वर्ड तक कवर हो जाए। सेम चीज़ 500 वर्ड के लिए 450 वर्ड मिनिमम लिखिए, 550 वर्ड मैक्सिमम लिखिए, इससे ज़्यादा और इससे कम मत लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ज़्यादा लिख देते हो तो नंबर चेक ना हो, ऐसा भी कह सकते हैं, चेक ना हो। तो ध्यान रखिएगा, इन सब के अंदर अंदर तालमेल बनाकर आप अपने असाइनमेंट्स को लिखिएगा। तो ये तो था असाइनमेंट का आपका पूरा गाइडलाइन, जो मैंने आपको बता दिया, जो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी लिखा रहता है। आपको वहाँ पे वैल्यू भी दिखा रहेगा, 10%, 20%, 40%, 30%। तो उन सभी चीज़ों को मैंने कैलकुलेट करके आपको बता दिया, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कि जो मैंने बताया पैटर्न उसी को फॉलो कीजिए, और आपको कहीं दूसरे किसी वीडियो में जाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे पास आए हो, आप मेरे फैमिली, मैं अपने फैमिली मेंबर को खुश रखना चाहता हूँ, तो आप मेरे पास आए हो, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आपका कुछ कमेंट आता है, कुछ क्वेश्चन अभी भी रेज होता है, नीचे कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख दो, अच्छा लगा तो भी लिख दो, बुरा लगा तो भी लिख दो, वेबसाइट पे जाके भी लिख दो और यहाँ पे भी लिख दो, ईमेल करना है ईमेल करके भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका भाई सब संभाल लेगा। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट एक ऐसा टॉपिक है जो 99% स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें, कैसे करें, रिसर्च कैसे करें। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट टॉपिक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको प्रॉब्लम्स ढूंढने हैं। जरूरी नहीं कि वो प्रॉब्लम सभी के साथ होगा, आपके साथ हुआ हो। आप अगर फाइनेंस से है, बैंकिंग फाइनेंस से है, बैंक गए, आजकल तो बैंक जल्दी कोई जाता नहीं, लेकिन फिर भी आप बैंक गए समहाउ, किसी कारण से लोन लेने के लिए, विड्रॉ करने के लिए, कुछ भी करने के लिए बैंक गए, और बैंक में जाके आपने एक चीज़ देखा कि यार ये SBI वाले बोलते हैं कि लंच के बाद आना, ये एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? अब वो प्रॉब्लम जो है वो आपका टॉपिक बन जाएगा, आपका टॉपिक वही होना चाहिए। असल में MBA प्रोजेक्ट का कारण ही है कि आप प्रॉब्लम्स ढूंढो, प्रॉब्लम को अपना टॉपिक बनाओ और उस टॉपिक का अपना सॉल्यूशन दो, मतलब कंक्लूजन उस प्रोजेक्ट के अंदर आप अपना दो कि इस प्रॉब्लम को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों, ये प्रोजेक्ट जो आप बना रहे हो या फिर जो बनवा रहे हो, जो कहीं से अगर आप बनवा रहे हो, मुझको पता है कि आप में से हर कोई मेरे पास नहीं आने वाला बनवाने के लिए,
फॉर सम रीज़न नहीं आने वाला, या फिर आपका किसी और के ऊपर ट्रस्ट है या फिर कुछ भी, तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आपका वो प्रोजेक्ट जो है वो आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव पे हेल्प करेगा। तो आप उस प्रोजेक्ट से किसी से बनवा रहे हो तो प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसका ओवरव्यू ले लो कि ये प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, कैसे किया है, मैं मतलब क्या किया गया है, और उस प्रोजेक्ट को आप अपने रिज्यूमे में डालोगे कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है और इस प्रोजेक्ट पे मैंने ऐसे ऐसे काम किए हैं और इस प्रोजेक्ट से मुझको ये सारी चीज़ें मिली जो आपको फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ में मदद करेगी, प्रमोशन में मदद करेगी, नए अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने में मदद करेगी, लोगों को लगे कि अच्छा इसने काम किया है तभी इसको इतना बारे में पता है। तो प्रोजेक्ट आप किसी से बनवा रहे हो, खुद भी बना रहे हो, तो वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कीजिएगा। दूसरा, प्रोजेक्ट टॉपिक के बारे में तो पता चल गया कि प्रोजेक्ट टॉपिक कैसे सिलेक्ट करें। अब काफ़ी स्टूडेंट्स का मन में ये रहता है कि यार अप्रूवल लेना है, अप्रूवल लेना है, अप्रूवल लेना है। दोस्तों, अप्रूवल मैंडेटरी नहीं है। आपके जैसे लाखों बच्चे हैं, लाखों नहीं हजारों बच्चे हैं, लाखों के आसपास ही है कि इतने बच्चे एक साइकिल में एडमिशन लिए हैं और इतना दे रहे हैं। अब सपोज कीजिए आपने डाला, फिर बाकी उन हजारों बच्चों ने डाला, तो क्या यूनिवर्सिटीज़ के पास इतना टाइम है कि वो बैठकर आपके हर टॉपिक को देखे, उस टॉपिक के अंदर क्या रिसर्च आप यूज़ करने वाले हो, क्या प्रॉब्लम्स आने वाला है, क्या कंक्लूजन देने वाले हो, क्या है क्या नहीं, क्या स्कोप है, क्या बैकग्राउंड है, वो पढ़े और पढ़ने के बाद वेरिफिकेशन करे, उसके बाद फिर आपको अप्रूवल दे। क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने का टाइम ही सिर्फ 3 महीना है। 3 महीना भी नहीं, काफ़ी स्टूडेंट्स लोग तो ऐसे भी होते हैं कि लास्ट टाइम पे भैया मेरे को रात भर बैठ के प्रोजेक्ट बनाना है तो ये गलत चीज़ है। आपको टाइम ही 3 महीना दिया गया, 3 महीना में आपको वो भी देखना है, प्रोजेक्ट टॉपिक सर्च करना है प्रोजेक्ट के लिए। अब अप्रूवल में भेज दोगे तो जो मैंडेटरी है नहीं, फिर भी आप भेज रहे हो कि नहीं मुझको तो बोला गया है, ऐसा है वैसा है। नहीं चाहिए भाई। प्रोजेक्ट टॉपिक आपको मिल गया, आप बनाओ, वो आपके लिए यूनिक हो गया, आपने क्योंकि ढूंढा है वो आपके लिए यूनिक है। दूसरे के मन में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि अच्छा चलो मैं बैंक जानता हूँ, एसबीआई वाले ने ऐसे क्यों बोल दिया, इसका प्रॉब्लम मैं निकालता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। अब मैंने जो एग्जाम्पल दिए थे उसी को टॉपिक मत बनाना ना, ये टॉपिक है भी नहीं कि लंच के बाद आने बोल रहे तो चलो एम्प्लॉय पावर बढ़ाते, वो गवर्नमेंट चीज़ हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट उसका एग्जाम लेता है, प्राइवेट सेक्टर पर नहीं है वो। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट टॉपिक हो गया। अप्रूवल का बात मैंने कर दिया। अब यहाँ पे फॉन्ट साइज की बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे फॉन्ट साइज जो होता है या तो 12 रखिए या तो 14 रखिए। अगर आपका कैपेसिटी बढ़ गया, मतलब कि प्रोजेक्ट का टॉपिक आपने ऐसा सिलेक्ट कर लिया जिसमें डेटा आपको काफ़ी सारा मिल रहा है, मतलब आप कहीं ना कहीं से डेटा निकाल ले रहे हो, तो वो डेटा लिखने में आपका टाइम जा रहा है और लिखते लिखते आपने 100 वर्ड्स क्रॉस कर दिए, 100 मतलब 100 पेजेस क्रॉस कर दिए। तो 100 पेजेस के ऊपर तो हम लोग प्रोजेक्ट नहीं डालेंगे। हम लोग प्रोजेक्ट हमेशा 100 पेजेस के नीचे 98, 99, 90, 60 रखिए, जितना आपका कैपेसिटी है। लेकिन NMIMS की तरफ से ये बोला गया कि 50 पेजेस रखना है। अब 50 पेजेस से कम मत कर दिया, क्योंकि उन लोग का एक ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कि 50 से नीचे करोगे तो लग जाएगा। आपका प्रोजेक्ट अच्छा भी है तो भी खराब है, आपके लिए 0 है। तो सॉरी, अभी 2 दिन पहले फीवर आ गया था मेरे को, तो वही चल रहा है अभी। तो आप मेरे रिकमेंडेशन से आप अपने प्रोजेक्ट का पेजेस 60 पेजेस रखिए, फॉन्ट साइज 12 से 14 रखिए, फॉन्ट साइज जहाँ पे आप डेटा लिख रहे हो। लेकिन आप हेडिंग अगर लिखना चाहते हो तो हेडिंग आप 16 to 18 रखिए, या तो अगर फॉन्ट साइज आप 12 रख रहे हो तो हेडिंग उसका 16 रखिए, और अगर फॉन्ट साइज आप 14 रख रहे हो डेटा का तो आप उसका हेडिंग 18 रखिए। बस यही सब चीज़ आपको देखना है। और इसमें भी सेम चीज़ प्लेगरिज्म वाला है कि आपको कहीं से भी डेटा एकदम कॉपी पेस्ट नहीं कर लेना है। आप चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, चाहे साइंस बैकग्राउंड से हो, या कहीं से भी आए हो, ऑक्सफोर्ड से भी पढ़ के क्यों ना आए हो, लेकिन आप किसी से भी ये बहस मत कीजिएगा कि यार उसमें तो ऐसे था, मैंने तो उस पर ऐसे किया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझको मिले हैं कि मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, मैंने तो ये किया था, वो किया था। नहीं चलेगा। वो ये इंजीनियरिंग आप नहीं कर रहे हो, या आप MBA कर रहे हो, तो जो मैनेजमेंट कह रहा है आपको मैनेजमेंट के हिसाब से चलना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं बना रहा तो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो आपको इन सभी को ध्यान में रखते हुए करना है। प्लेगरिज्म के लिए आप डिफरेंट वेबसाइट्स सर्च कर सकते हो। टुप्ली चेकर है, SEO स्मॉल टूल्स है। ये पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसे कर सकते हो जहाँ पे आप प्लेगरिज्म अपना चेक कर सकते हो, पैराफ्रेज कर सकते हो। ये सब जेन्युइन है,
आप इसका यूज़ कर सकते हो। ग्रामरली का अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है, जो अगर आपको चाहिए कि काफ़ी लोग होते हैं कि मैं तो प्रीमियम बंदा हूँ या बंदी हूँ, मुझको तो ये चाहिए, तो आप ले सकते हो, अपना कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा ये कि आप उसमें पिक्चर यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें भी पिक्चर नॉन कॉपीराइट यूज़ की तो ज़्यादा बेटर है। प्रीवियस वीडियो में जो इसके पहले जो पार्ट 1 प्रोजेक्ट गाइडलाइंस है, जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई कि आप पिक्चर यूज़ कर सकते हो, रेफरेंस लिंक शेयर कर सकते हो, तो उनमें सभी चेंजेस आ गया है। आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर नॉन कॉपीराइट पिक्चर रहा तो ज़्यादा बेटर है। और लिंक इसमें भी आप शेयर करना बंद कर दीजिए, क्योंकि बिब्लियोग्राफी आप लोग देखते हो कि 5 मार्क्स का है बिब्लियोग्राफी, लेकिन उस 5 मार्क्स के चक्कर में आप अपना 95 मार्क्स दांव पे लगाने जा रहे हो। तो वो 5 मार्क्स को छोड़ो, जाने दो, बाकी 95 मार्क्स पे फोकस करो कि ठीक है 95 का बनाया हो, कम से कम 80 तो आ ही जाएगा, 70 तो आ ही जाएगा, फेल ना हो जाऊँ, बस ये दिक्कत ना रहे। तो इन सभी चीज़ों को आपको देख के प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट के कुछ हेडिंग्स होते हैं, जहाँ पे आपको अपना एग्जीक्यूटिव समरी, अपना इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, स्कोप ऑफ द स्टडी, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी, इम्पैक्ट ऑफ द स्टडी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, फलाना ढिमकाना, ये सब लिखना होता है। फिर चैप्टर 2 में लिटरेचर रिव्यू, उसके कुछ अगर पार्ट्स है तो वो लिख दो। फिर रिसर्च मेथोलॉजी, रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च इंटरप्रिटेशन, उनका कंक्लूजन, उनका रिकमेंडेशन, उन पे सजेशन, उन पे की इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ों आपको लिखने पड़ेंगी आपके प्रोजेक्ट के अंदर, तब जाके आपका प्रोजेक्ट जो है कहीं सुपर डुपर हिट लगेगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट मिला है जो बहुत बढ़िया है। और इसी तरीके से हम लोग काम भी करते हैं। मैं आपको यहाँ पे वीडियो के अंदर बता दे रहा हूँ कि मैं भी जो प्रोजेक्ट बनाता हूँ अपने क्लाइंट्स के, बाकी मेरी जो टीम बनाती है वो इसी तरीके से काम करती है। हम लोग जो बनाते हैं वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे कैमरे पे आके ऑन कैमरा आकर बोलता हूँ, तभी मैं आज कैमरे पे आया हूँ, नहीं तो मैं मतलब ऐसे ही अपना पीपीटी शेयर करके आता हूँ, जो तो आप देखते ही रहते हो, है ना। तो खैर ये सब तो बात है। तो इसी तरीके से आपको अपने प्रोजेक्ट्स को भी बनाना है, और प्रोजेक्ट में भी किसी तरह का लिंक शेयर मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि अगर मुझको काफ़ी टाइम पे ऐसे स्टूडेंट के पास से जब मेल आता है ना कि सर मैंने आपके वीडियोस देखे थे, आपने बताया था ऐसा ऐसा था, लेकिन उसके बाद भी मैंने थोड़ा सा इसमें मोटिवेशन कर दिया और मुझको बैकलॉग लग गया। मुझको सच बताओ दोस्तों, आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स में से हो, और मुझको बहुत बुरा लग जाता है कि यार पैसे भी लग गए, बेचारी का क्लियर भी नहीं हुआ या बेचारा क्लियर भी नहीं हुआ, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी लगता है इसमें 700 to 1000 के आसपास। चार्जेस भी आपको देना पड़ता है, हर क्वार्टर आपका चार्जेस आपको देना पड़ेगा अगर क्लियर नहीं हुए तो। ये भी एक प्रॉब्लम रहता है, और 2 साल से आप लगे हुए हो, तो क्यों रिस्क लेना। इसलिए 5 मार्क्स के लिए मत जाना, सीधा अपना ये काम करना और निकल लेना। अब बात करते हैं कि रिसर्च मेथोलॉजी और रिसर्च हाइपोथेसिस का क्या सीन है। तो रिसर्च मेथोलॉजी में आपको बताना है, जो आपने 4th सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है रिसर्च मेथोलॉजी, उसे पढ़िए कि रिसर्च कैसे होता है, रिसर्च टॉपिक में क्या है। हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटी एनालिसिस क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होता है, जो स्टैट्स में भी एक पार्ट है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। आप उसको पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। रिसर्च मेथोलॉजी में आपको यही चीज़ बताना है कि मैंने ऐसे रिसर्च किया, ये किया, वो किया, यहाँ गया था, वहाँ गया था, ये सब ढूंढने के लिए। फिर रिसर्च हाइपोथेसिस में मैंने किसको प्रायोरिटी रखा, क्वालिटेटिव, प्राइमरी डेटा मेरे लिए प्रायोरिटी है या सेकेंडरी डेटा प्रायोरिटी है, मैंने किस तरीके से रिसर्च किया, लोगों से जो क्वेश्चन रेज किया, इंटरव्यू लिया लोगों का, वो कैसे लिया, किस तरीके से हुआ, कितने लोगों ने दिया, मैंने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है रिसर्च हाइपोथेसिस के अंदर। और उसके बाद अपना डेटा इंटरप्रिटेशन कर देना है, और उसी डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ साथ और आप जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उन सभी को इंक्लूड करते हुए आपको अपना कंक्लूजन देना है कि लोगों ने ये कहा, मेरा मानना ये है। ठीक है, ये कंक्लूजन हो गया। अब सजेशन, रिकमेंडेशन और की इंटरेस्ट की बात करूँ तो सजेशन, रिकमेंडेशन, की इंटरेस्ट में आप क्या रिकमेंड करना चाहते हो, लोगों की छोड़ो, जिन लोगों से आपने इंटरव्यू लिया, आप क्या महसूस करते हो वो चीज़ आपको लिखना है कि मैं इस कंपनी को ये रिकमेंड करूँगा, मैं इस कंपनी को ये सजेस्ट करूँगी, मैं इसके अंदर ये की इंटरेस्ट देखना चाह रही हूँ या देख रहा हूँ। तो ये सभी चीज़ों को यूज़ करते हुए आपको अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छा MBA ग्रेजुएट बताएगा या बनाएगा। इन सभी को कर लो, बाकी पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। मयंक स्टडी पॉइंट आपके साथ है, और मयंक स्टडी पॉइंट
हमेशा आपको मदद करने के लिए भी रेडी है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई, जेन्युइनली पसंद आई, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर को, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के दोस्तों को, अगर अपने कॉर्पोरेट में हो और किसी से अच्छी दोस्ती है उन तक भी शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए। और उन स्टूडेंट्स को भी शेयर कीजिए क्लास 11 में है, क्लास 12 में है, कॉमर्स बैकग्राउंड से, या फिर कुछ नया सीखना चाहते हैं, या फिर समहाउ वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनको यहाँ से कुछ गाइडलाइंस मिल जाए, उन तक ये वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिए। और मेरे वेबसाइट www.mindstudypoint.com पे जाके विज़िट ज़रूर कीजिए, और वहाँ पे भी फीडबैक सेक्शन है। दोस्तों, मैं आपसे बस ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वहाँ पे जाके फीडबैक सेक्शन में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर जरूर कर दीजिए। भले ही आप वहाँ पे कुछ करो मत करो, लेकिन वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहे माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। धन्यवाद।